नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। हम लोग हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए हैं बिहार पुलिस 50 दिवस 50 टॉपिक वाले सीरीज में, है ना। तो हिस्ट्री का यह प्राचीन भारत का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस आप लोगों को मिल चुके होंगे दोस्तों। एक वीडियो तो धार्मिक से संबंधित है, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया उसमें, है ना। और दूसरा जो वीडियो मिला है आपको वह है मौर्य वंश के बारे में, है ना। चूंकि देखिए मैं उन्हीं टॉपिकों को ऐड कर रहा हूं इस 50 दिवस 50 टॉपिक वाले सीरीज में, जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। तो यह तीसरा वीडियो है, यह है गुप्त वंश के बारे में, क्योंकि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो मैं गुप्त वंश को पूरी तरह से आपको क्लियर करा दूंगा, ताकि परीक्षा में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल हंसते खेलते उसका आंसर करें। और देखिए दोस्तों, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मत सोचिए कि 1 मिनट के लिए मैं इस 15 से 20 मिनट का वीडियो देखूं 1 नंबर के लिए, ऐसा मत सोचिएगा। 1 से 2 नंबर आपका एक बहुत अलग लोगों से बीच में कर देगा, जैसे कि आप 20 से 30 हजार लोगों से ऊपर हो जाएंगे 1 नंबर आपका। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले मैं मार्कर ले लूं। हाँ, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश के बारे में पहले समझिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। गुप्त वंश के बारे में बहुत सारे बुक में जो है डेट का अंतर मिलेगा आपको, है ना। डेट जो है वह बहुत सारे किताबों में अंतर मिलेगा, 2-4 साल 5 साल का। तो आप उससे परेशान मत होइएगा। ये जो मैं डेट लिखा हूँ बिल्कुल बढ़िया किताब से लिखा गया है। बढ़िया किताब का मतलब कि राइटर का किताब जो होता है उस किताब से लिखा गया है, वैसे ही किसी की भी किताब से मैं नहीं लिख दिया हूँ। तो ये मान के चलिए कि ये जो लिखा हुआ है यह राइट है, मतलब सही डेट है। शुरू करते हैं दोस्तों। गुप्त वंश अगर पूछता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है भैया, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वह है श्रीगुप्त, है ना। श्रीगुप्त, इन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? महाराज की उपाधि ली। तो अगर आप ऑप्शन में दे दे कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने उपाधि ली थी महाराज, महाराजाधिराज या परम भट्टारक, तो आप आंसर कर देंगे भैया उन्होंने केवल और केवल महाराज की उपाधि ली थी। तो एक से पहला से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया, श्रीगुप्त और महाराज, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो श्रीगुप्त के बाद बना था घटोत्कच। कौन बना था? घटोत्कच। चूंकि उसका उतना महत्वपूर्ण कोई कार्य रहा नहीं, इस वजह से कम पढ़ने को है उसके बारे में, है ना। लेकिन घटोत्कच के बाद फिर कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए जो जो महत्वपूर्ण आए हैं मैं उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया हूं, ऐसा नहीं कि सबको नहीं। तो तीसरे नंबर पर कौन आए? तो तीसरे नंबर पर आने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। कब आए भैया? इन्होंने कब संभाला? तो 319 से 334-35 तक इन्होंने संभाला। 34 का मतलब कि 34 लास्ट और 35 के शुरुआत में, है ना। ऐसे ही मतलब चूंकि बहुत पुराना रहता है ना, तो एग्जैक्ट डेट जो रहता है वह नहीं इन लोगों का मिल पाता है, तो इस वजह से ऐसी दिक्कत कठिनाइयाँ होती है। हालांकि एग्जाम में ये वाला डेट पूछता भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आए 319 से 334-35 तक, इन्होंने गुप्त वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ करी? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ की? पाटलिपुत्र। और इन्होंने किसकी उपाधि ली? तो भैया इन्होंने ये लिए थे महाराज की उपाधि। तो ये कहे कि मैं तो आपसे ज्यादा लूंगा ना, महाराजाधिराज, है ना। इन्होंने कहा कि आप तो केवल और केवल महाराज की उपाधि लिए, मैं लूंगा महाराजाधिराज की उपाधि। किसने ली थी भाई? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आप याद कर लीजिए दोस्तों, पूछ देता है उपाधियां, पूछता है कि इसकी उपाधि किसने ली थी, इसकी उपाधि किसने ली थी, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो आप बताते हैं कि श्रीगुप्त, लेकिन अगर वहीं पूछ देता है आपसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था भाइयों, तो आप बताएंगे कि भैया वो तो चंद्रगुप्त प्रथम था, वास्तविक संस्थापक तो यही था, है ना। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत का आरंभ। गुप्त संवत का आरंभ भी चंद्रगुप्त प्रथम के ही समय हुई। इनके राज्यरोहण की जो तिथि है, राज्यरोहण देखिए 319 से 319, अब बहुत सारी किताबों में आपको 320 मिल जाएगा, है ना।
बहुत सारे किताबों में 20 मिल जाएगा, जो बहुत प्यारा किताब है, बिहार में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, उसमें आपको 320 मिल जाएगा। लेकिन फिर जब वो भी देता है कि गुप्त संवत तो 319, और गुप्त संवत है क्या, तो भैया इनके राज्यारोहण की तिथि। तो जब 320 में यहाँ लिखे हैं आप, तो फिर राज्यारोहण 319 में कैसे करा रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान देने की बात है कि 319 से ही स्टार्ट है, राज्यारोहण भी 319 में हुआ है, और जो गुप्त संवत वो भी 319। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त, इनके बाद कौन है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी, 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, अगर नहीं जानते हैं तो किसी से पूछिएगा। समुद्रगुप्त का समय जो है वह 335 से 375 है, और नेपोलियन आपके 19वीं शताब्दी में आया है ना। यानी 1800 के बाद उसकी मृत्यु हुई है, तो 1700 कुछ से लेकर के 1800 कुछ तक, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है उसके जन्म का, है ना। तो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में नेपोलियन का जिक्र है। ठीक, और समुद्रगुप्त तो भैया 335 से 375 है। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कैसे कहा जा सकता है, जबकि समुद्रगुप्त के समय तो नेपोलियन था ही नहीं। नेपोलियन तो उसके 1200, 1300, 1400 साल बाद आया है, 1400 साल बाद आया है ना। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कैसे कह दिया गया। नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जाता तो मानते कि भैया नेपोलियन है समुद्रगुप्त, है ना। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कैसे कहा गया बताइए। तो देखिए, समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। तो B.L. स्मिथ, एक स्मिथ नाम के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा, इनके कार्यों को देखा और इनके कार्यों को देखा तो कहा ये तो भाई भारत का नेपोलियन है। जैसे नेपोलियन कर रहा था कार्य, उसी प्रकार से ये भी कार्य कर रहा था। तो इन्होंने, स्मिथ ने कह दिया कि ये भारत का नेपोलियन है, ये विश्व में इसका प्रसिद्धि है, लेकिन यह व्यक्ति जो है यह भारत का नेपोलियन है। तो इसी वजह से इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हालांकि ये नहीं पूछता है परीक्षा में, बस मैं ज्ञान के लिए बता दिया कि अगर कोई कभी आपसे पूछ ले तो आप उसको जवाब दे देंगे। चलते हैं आगे। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ जो लेख लिखा गया है वह किस शैली में है, तो शैली का नाम है चंपू शैली। क्या नाम है, चंपू, ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने जो उपाधियां ली है चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त ने, उसके बारे में जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेव कर्ता की उपाधि ली है ना। उसके बाद परम भागवत की उपाधि ली है। उसके बाद कविराज की उपाधि ली है ना। किसी बुक में देखिए दोस्तों विक्रमांक की उपाधि देता है, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अब भाई हम भी तो किताब के अनुसार ही चलते हैं। किसी बुक में विक्रमांक की उपाधि देता है कि समुद्रगुप्त, और किसी में देता है विक्रमांक की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस वजह से इसको मैंने काट दिया है, आप भी ध्यान दीजिएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से फिर मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो समुद्रगुप्त जो है वह विष्णु भगवान का उपासक था, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, तो दरबारी कवि जो था वह हरिसेन था। कौन था, हरिसेन, जिसने यहाँ प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ लेख लिखा है चंपू शैली में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है ना। और इनका जो कार्यकाल है वो 375 से 415। इनका अन्य नाम देवराज तथा देवगुप्त भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराज या देवगुप्त। आप पूछ दे कि भैया विक्रमादित्य की उपाधि कौन से गुप्त शासक ने ली थी, तो आप क्या आंसर कर देंगे कि भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अच्छा ये बता दीजिए, एक मैं वीडियो बना दूंगा सारे विक्रमादित्य पर, ये कमेंट कर दीजिए कि कुल इतिहास में जो विक्रमादित्य की जो संख्या है वह कितनी है ना। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 12, 14, 16, 18, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा विक्रमादित्य के ऊपर कि कितने विक्रमादित्य हुए और विक्रमादित्य क्यों उपाधि लेते थे, पूरी डिटेल में मैं जानकारी देने वाला हूं। तो पहले इसका कमेंट कर दीजिएगा। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है
किस जो शासक थे, कौन से शासक थे, उनके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा गया। पूछा गया है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न थे? किस गुप्त शासक के दरबार में जो थे, जैसे एक नवरत्न तो आपके अकबर के दरबार में मिलते हैं देखने को, जब आप पढ़ेंगे मध्यकाल भारत तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा जो है उससे पहले दूसरा नहीं कहेंगे, उससे पहले ही कहेंगे, नवरत्न जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में मिले थे। अब भैया देखते हैं कि कौन थे वो। तो उनके नवरत्नों में आपने नाम सुना होगा कालिदास। कालिदास का नाम कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते हैं। धनवंतरी का नाम कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते हैं। बाराह मिहिर का नाम कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से अमर सिंह, शंकु, छपणक, बेताल भट्ट, घटकारपर करपर है ना, और बर्रुचि, ये 9 व्यक्ति जो हैं यह इनके नवरत्न हैं। देखिए 9 का मैं कार्य बताऊंगा जब मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश, तब बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। तो ध्यान में भी रखना होता है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा ना दे दें कि भाई फिर बच्चों को बोरिंग फील होने लगे। तो जो जो आवश्यक है मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। और जो अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी डिटेल में पढ़े किसका क्या फंक्शन था, कैसे, बहुत डिटेल है ये गुप्त वंश, ये चलेगा 5-7 वीडियो। तो जब मैं अलग से तैयारी कराऊंगा, जब मैं बिहार दरोगा के लिए क्लास कराऊंगा, उसमें इन सबको अच्छे से बताऊंगा। विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी भैया? देखिए विक्रमादित्य मैं चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कह रहा हूं, तो इसकी एक राजधानी तो पहले पाटलिपुत्रा में थी, है ना, जो यहां आपको चंद्रगुप्त के समय देखने को मिला रहा। दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी जो थी वह उज्जैन में थी। और ये जो नवरत्न थे यह यहीं रहते थे, उज्जैन में ही रहते थे। कभी भूला भट्ट का क्वेश्चन पूछ दे कि विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहते थे वह कहाँ रहते थे, टप से आंसर लगाइएगा, उज्जैन। चलते हैं आगे। फाहियान जो था यह यात्री था। कहाँ का यात्री था भैया? चीनी यात्री। और ये आया कब था भारत? यही तो पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। लेकिन एक मैं और नया क्वेश्चन बता दूं कि चंद्रगुप्त, इसका फाहियान के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम सुनेंगे तो हंसेंगे। इसके बचपन का नाम था कुड़। क्या नाम था? कुड़। नहीं, कूड़ा नहीं है, देखिए कूड़ा नहीं है, कुड़ है, ध्यान दीजिएगा, कूड़ा मत पढ़ लीजिएगा। फाहियान के बचपन का नाम क्या था? कुड़ था। ठीक, यह 399 से 414 तक रहा था। 15 साल हो ही गया है ना। सिक्के, गुप्त साम्राज्य में सिक्के जो चलते थे तो एक स्वर्ण सिक्का था, एक रजत सिक्का था और एक ताम्र सिक्का भी चलता था। लेकिन इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। पूछ देता है कि गुप्त काल में जो चलता था दिनार, वह किस चीज का होता था? चांदी का कि सोना का या तांबा का? तो बताएंगे भैया कि दिनार जो होता था वह सोना का होता था। किसका होता था? सोना का। दिन में सोना मत, याद रख लो, दिन में सोना मत, दिन से दिनार और सोना से स्वर्ण। ठीक। रजत मतलब चांदी, ठीक ना। तो रूपक या रुपयक जो होता था वह रजत का होता था, चांदी का होता था। तो ध्यान दीजिएगा, पूछता है, यही पूछता है कि रूपक जो था वो बना होता था सोना का, चांदी का या तांबा का। तो बच्चे फंस जाते हैं कि रूपक सोना का था कि रूपक चांदी का था कि रूपक तांबा का था, है ना। अब आप वीडियो देख लिए तो आप बता देंगे कि रूपक रजत का था, है ना। र से र को याद कर लीजिएगा, किसी तरह याद होने से मतलब है। कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं उसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय हूणों का पहला आक्रमण, पूछता है कि हूणों का पहला आक्रमण जब हुआ था उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो आप बताते हैं कि सर स्कंदगुप्त था। जूनागढ़ अभिलेख भी संबंधित है स्कंदगुप्त से ही, ध्यान दीजिएगा। अंतिम गुप्त शासक की अगर बात की जाए कि कौन अंतिम गुप्त शासक है, तो आप कमेंट करेंगे कि सर ये तो विष्णुगुप्त है गुप्त वंश का अंतिम शासक। पहला आपने जान लिया श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त को कहते हैं वास्तविक संस्थापक, ये भी जान लिया। और दूसरा था घटोत्कच, है ना। उसके बाद अगर लास्ट अगर पूछता है तो आप बता देंगे सर विष्णुगुप्त था। फिर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो मिला है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला है, ध्यान रखेंगे। भू राजस्व, गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व जो था 1/4 से 1/6 के मध्य लिया जाता था। 1/4 भी कहीं लिया जाता, कहीं 1/6 भी लिया जाता था कृषि के अनुसार। इनकी जो राजकीय भाषा थी, गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, तो वह थी संस्कृत। गणिका क्या है दोस्तों, गणिका क्या लिखा है मैंने भाई, तो देखिए गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो महिलाएं वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी, वेश्यावृत्ति समझ रहे होंगे आप लोग सभी लोग, तो जो महिलाएं, वेश्यावृत्ति बहुत पुरानी है, मतलब कहने का मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है ना। तो वेश्यावृत्ति जो महिलाएं करती थी उन्हें गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका, ठीक। और जो पुराने जो महिलाएं होती थी, जो पुरानी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी, उनको कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टनी। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर भविष्य में पूछा जाए तो आप लोग पहले से तैयार। जैसे देखिए युद्ध में जाते हैं तो तीर, कमान, भाला, गोली जो भी है समय के अनुसार लेके जाते थे, है ना। तो आप भी एग्जाम में जा रहे हैं तो आप अपना गोला बारूद तैयार रखेंगे तब ना। परीक्षा में जाएंगे और कुछ है ही नहीं कंटेंट, मान के चलो पूछ ही दिया, तब क्या करोगे। इसलिए अपना जो है यंत्र तंत्र सब रखा जाए भरपूर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पंचतंत्र के लेखक कौन है भैया, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, सभी लोग जानते हैं, है ना। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने, तो ये आर्यभट्ट ने लिखा था। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ, आर्यभट्टियन नामक ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा था। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना जो हुई है वह गुप्त काल के ही दौरान हुई है। जो वर्तमान पुराण अभी पढ़ा जाता है वह गुप्त काल के दौरान ही हुई थी। अगला और इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल का स्वर्ण काल किसे कहा गया था, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। और संपूर्ण इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया है, भारतीय इतिहास का, ठीक ना। रहट या घंटी यंत्र, इसका आप लोग कमेंट कर दें, है ना। रहट या घंटी यंत्र क्या होता था, जानते सभी लोग हैं, तो कमेंट कर दीजिए रहट या घंटी यंत्र। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि गुप्त वंश आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से जो भी कंटेंट मुझे लगा मैंने सारे कंटेंट आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा के साथ साथ आपके लिए मददगार भी साबित होगा परीक्षा में। तो इसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका देखिए, मैं एक कोशिश करता हूं कि जो वीडियो बोर्ड पर बनाता हूं उसका पीडीएफ मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन जो मैं पीडीएफ से बनाता हूं उसका पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका भी पीडीएफ दीजिए, तो देखिए इसका पीडीएफ मत लिया करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लिया करिए। जो कि मैं जब शुरू में क्लास में आया था उस समय बोर्ड बिल्कुल खाली था, तो उसी समय आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। तो पीडीएफ बनाने में फिर समय लगेगा, चूंकि मेरे पास भी समय का अभाव है फिलहाल, है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि ड्यूटी करने के बाद इतना सारा काम करना होता है मुझे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको तो याद करने से मतलब है ना, ये तो 10 से 15 मिनट में आप सब याद कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।